नाइट आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। जल ही जीवन है, बचपन से हम ये बात सुनते आए हैं, लेकिन इसकी अहमियत पूरा विश्व आज समझ रहा है कि जल प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण है। और इसी दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वाटर विजन एट 2047 सामने रखी, तो उसमें पूरा अमृतकाल के दौरान क्या रोड मैप रहेगा भारत का, जल प्रबंधन हर स्तर पर कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इसकी रूपरेखा सामने आई है, जिस पर करेंगे आज हम न्यूज नाइट में चर्चा भी। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाटर विजन एट 2047 पर अखिल भारतीय जल सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, ये अमृतकाल के अगले 25 वर्षों की यात्रा का एक महत्वपूर्ण आयाम। जल संरक्षण में जन भागीदारी पर दिया जोर। कहा, जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में होंगे मददगार। 8 से 10 जनवरी के बीच इंदौर में होगा प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन। 70 देशों से 3500 लोगों ने कराया पंजीकरण। 9 तारीख को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। गुयाना के राष्ट्रपति होंगे मुख्य अतिथि। गुयाना और सूरीनाम के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के मंत्री बिलावल भुट्टो के जम्मू कश्मीर को लेकर दिए बयान पर भारत सख्त। विदेश मंत्रालय ने फिर कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। अनुच्छेद 370 पूरी तरह से भारत के साथ साथ हमारे संविधान का मामला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा के दौरे में जन विश्वास यात्रा को दिखाई हरी झंडी। कहा, बीजेपी सरकार ने राज्य में कम्युनिस्ट सरकार द्वारा बनाए हिंसा के वातावरण को किया खत्म। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर तैयार करने का किया दावा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक में कई कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस का दूसरा नाम भ्रष्टाचार, कमीशन, जातिवाद। जैन धर्म के पवित्र तीर्थ स्थल समेत शिखर जी पर केंद्र का झारखंड सरकार को निर्देश। कहा, पूरे पवित्र क्षेत्र की पवित्रता की रक्षा के लिए उठाएं कदम। 2019 की अधिसूचना को लागू कर पर्यटन, इको टूरिज्म गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने के लिए जरूरी कदम उठाएं। निगरानी के लिए गठित समिति में जैन समुदाय के प्रतिनिधियों को शामिल करने को कहा। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बनी बस्ती को तोड़ने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल लगाई रोक। रेलवे और राज्य सरकार को जारी किया नोटिस। कहा, ये एक मूलभूत मानवीय मुद्दा, सबको सुनकर बीच का रास्ता निकालना चाहिए। उत्तर भारत में जारी है सर्दी और शीतलहर का कहर। दिल्ली में सुबह पारा 3 डिग्री तक गिरा। सीजन की सबसे सर्द सुबह। 3 दिनों तक राजधानी में ऐसे ही सताएगी सर्दी। यूपी, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में शीतलहर के साथ कोहरे का कहर। ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हॉकी विश्व कप 2023 से पहले राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में विश्व कप गांव का किया उद्घाटन। कहा, अगर टीम इंडिया हॉकी विश्व कप जीतती है तो हर खिलाड़ी को देंगे 1-1 करोड़ रुपए। एशिया कप 2023 में भारत और पाकिस्तान फिर होंगे आमने सामने। एशिया क्रिकेट काउंसिल ने 2023 के लिए जारी किया कैलेंडर। एक ही ग्रुप में होंगे भारत और पाकिस्तान। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाटर विजन एट 2047 इस पर अखिल भारतीय जल सम्मेलन को संबोधित किया और ये देश का पहला अखिल भारतीय जल सम्मेलन था। ये अमृतकाल के अगले 25 वर्षों की यात्रा का एक महत्वपूर्ण आयाम इसे बताते हुए प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जल संरक्षण के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया। साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि जल संरक्षण के लिए राज्य जो सामूहिक प्रयास करेंगे उससे देश के भी सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। हर घर तक जल पहुंचाने, किसानों को सिंचाई के लिए पानी की पूरी सुविधा दिलाने और जल संरक्षण जैसे मसलों पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार कदम उठा रही है और तमाम योजनाएं भी चला रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो संदेश के माध्यम से जल संरक्षण के विषय पर राज्यों के मंत्रियों के प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन का विषय था वाटर विजन @2047 और इसका उद्देश्य सतत विकास और मानव विकास के लिए जल संसाधनों के दोहन के तरीकों पर चर्चा के लिए प्रमुख नीति निर्माताओं को एक साथ लाना। प्रधानमंत्री ने वाटर विजन @2047 को अमृत काल की अगले 25 वर्षों की यात्रा का एक महत्वपूर्ण आयाम करार दिया। आज भारत वाटर सिक्योरिटी पर अभूतपूर्व काम कर रहा है, अभूतपूर्व निवेश भी कर रहा है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में पानी का विषय राज्यों के नियंत्रण में आता है। जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सहायक होंगे। ऐसे में वाटर विजन @2047 अगले 25 वर्षों की अमृत यात्रा का एक महत्वपूर्ण आयाम है। प्रधानमंत्री ने समग्र सरकार और संपूर्ण देश के अपने दृष्टिकोण को दोहराते हुए इस बात पर जोर दिया कि सभी सरकारों को एक ऐसी प्रणाली की तरह काम करना चाहिए जिसमें राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों के बीच निरंतर संपर्क और संवाद हो। पीएम ने जोर देकर कहा कि जल संरक्षण से जुड़े अभियानों में जनता को, सामाजिक संगठनों को, सिविल सोसाइटी को भी ज्यादा से ज्यादा साथ लेना होगा। जन भागीदारी का एक और पक्ष है और उसे भी समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई जन भागीदारी यानी लोगों पर ये सारी जिम्मेदारी थोप देना। जन भागीदारी को बढ़ावा देने से सरकार की जिम्मेदारी कम हो जाती है। हकीकत ऐसी नहीं है। जवाबदेही कम नहीं होती। जन भागीदारी का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि जनता जनार्दन को भी ये पता चलता है कि इस अभियान में कितनी मेहनत हो रही है, कितना पैसा लग रहा है, इसके कितने पहलू होते हैं। पीएम ने पॉलिसी लेवल पर भी पानी से जुड़ी परेशानियों के समाधान के लिए सरकारी नीतियों और ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रियाओं से बाहर आने पर जोर दिया और कहा कि हमें समस्याओं को पहचानने और उसके हल के लिए टेक्नोलॉजी को, इंडस्ट्री को और खासकर स्टार्टअप्स को साथ जोड़ना होगा। पीएम ने जल संरक्षण के क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी की भूमिका को लेकर भी बात की। जब ट्रीटेड वाटर को रीयूज किया जाता है, फ्रेश वाटर को कंजर्व किया जाता है, तो उससे पूरे इकोसिस्टम को बहुत लाभ होता है। इसलिए पानी का ट्रीटमेंट, पानी की रिसाइकलिंग आवश्यक है। राज्यों द्वारा विभिन्न कार्यों में ट्रीटेड वाटर का इस्तेमाल बढ़ाने की योजना और उसमें वेस्ट में से बेस्ट इनकम भी होती है। आपको लोकल नीड्स की मैपिंग करनी होगी, उस हिसाब से योजनाएं बनानी होगी। प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन, प्रति बूंद अधिक फसल अभियान, नमामि गंगे मिशन, अटल भूजल संरक्षण योजना जैसी योजनाओं का जिक्र किया और बताया कि कैसे जल सुरक्षा के क्षेत्रों में भारत सरकार अभूतपूर्व काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने जल जागरूकता महोत्सव और स्कूली पाठ्यक्रमों के जरिए युवा पीढ़ी को इस बारे में जागरूक करने पर जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने झारखंड को गिरिडीह जिले में समेत शिखरजी पर्वत क्षेत्र और इसके आसपास वन्य जीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र की पवित्रता की रक्षा करने के लिए कहा है। मंत्रालय की तरफ से जारी एक पत्र में कहा गया है कि पारसनाथ पर्वत क्षेत्र पर शराब, ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के साथ ही प्राकृतिक शांति को भंग करने और क्षेत्र में अनाधिकृत कैंपिंग और ट्रैकिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसमें शराब एवं मांसाहारी खाद्य वस्तुओं की बिक्री और उपभोग पर प्रतिबंध को भी कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि प्रावधानों की प्रभावकारी निगरानी के लिए समिति का गठन किया गया है।
और इस मसले पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार जैन समुदाय के साथ साथ हर समुदाय की भावनाओं का पूरा सम्मान करती है। पर्यटन मंत्री ने जैन समाज को आश्वस्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार पवित्र स्थान को बचाने का पूरा प्रयास करेगी। टूरिज्म डिपार्टमेंट का कोई ऑर्डर, कोई निर्णय जो जैन समुदाय का जो शिखर जी का पवित्र स्थान पर टूरिज्म डिपार्टमेंट का कोई आदेश नहीं है। मैं पार्लियामेंट के अंदर भी बता चुका हूं, पार्लियामेंट के बाहर भी बता चुका हूं, कोई ऐसा हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट का इच्छा भी नहीं है उधर कुछ ऐसे उनका सेंटिमेंट को हट करने के लिए। हम पूरा हर समुदाय का सेंटिमेंट रेस्पेक्ट करना हमारा मोदी सरकार जी का लक्ष्य है। इसलिए मैं जैन समाज जी से अनुरोध करता हूं, टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, केंद्र सरकार हो, हम पूरा रेस्पेक्ट करेंगे। कोई भी सेंटिमेंट हट करने का हो, उस पवित्र स्थान को अपवित्र करने का हो, कुछ भी होगा नहीं। हम उसके विषय पर मैं स्टेट गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर को भी लेटर लिखा हूं। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है दिल्ली एनसीआर से, जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और भूकंप की तीव्रता 5.9 मापी गई है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता है 5.9 और भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का हिंदू कुश क्षेत्र माना जा रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में अभी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, तीव्रता 5.9। और जैसे हम जानते हैं कि पहले भी हल्के झटके आते रहते हैं, खासतौर पर जो हिंदू कुश क्षेत्र है ये भूकंप के यहां पे आते हैं, खासतौर पर जब हम 5.9 की तीव्रता की बात करते हैं और ये हिंदू कुश क्षेत्र में आया है अफगानिस्तान के, इसकी बात करते हैं तो इसका असर पाकिस्तान में भी देखा गया। इस वक्त हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। तापस, पाकिस्तान में भी झटके महसूस किए गए हैं, हिंदू कुश है यहाँ का क्षेत्र, लेकिन और क्या जानकारी मिल पा रही है इसके बारे में? जी सही आपने कहा कि ये 5.9 का इसका रिक्टर स्केल में मापा गया है और ये हिंद कुश का जो इलाका है इनफैक्ट बहुत पास है फैजाबाद के 70-80 किलोमीटर साउथ की तरफ, और इसका जो डेप्थ है करीब 200 किलोमीटर है। तो जबकि जैसे कि मैंने बताया कि 200 किलोमीटर का डेप्थ है, उसके बाद जब 5.9 का रिक्टर स्केल में मापा गया है ये जो भूकंप, उससे इसकी तीव्रता थोड़ी बढ़ जाती है क्योंकि डेप्थ के साथ साथ इसकी जो इसकी स्पीड थी वो ज्यादा थी। तो इस वजह से हिंद कुश से लेके जैसे अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान से होते हुए जम्मू कश्मीर और पूरे नॉर्थ इंडिया में खासतौर से दिल्ली तक इसके भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। और यही वजह है कि इस वक्त ये जो आसपास के जो टेक्टोनिक प्लेट है ये इसमें हम देख पा रहे हैं कि इतना बड़ा बदलाव और इस तरीके का ये जो भूकंप आया है वो देख पा रहे हैं। लेकिन अभी किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, हमें वेट करना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा कि किस तरीके इसको हम मापे। दिल्ली आपको पता है ममता जी की ऑलरेडी ये टाइप 4 उसमें आता है जोन में, और इसके अलावा हमने देखा है कि दिल्ली में आसपास भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे ये जो भूकंप के झटके हैं उसको महसूस किया गया है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये दिल्ली से दूर है, तो इतना जो स्ट्रांग है ये 5.9 अच्छा खासा स्ट्रांग भूकंप माना जाता है, लेकिन इतना स्ट्रांग होने के बावजूद चूंकि ये इतना दूर है इस वजह से इसकी जो तीव्रता है वो दिल्ली तक आते आते उतनी नहीं रही जितना हो सकती थी, और बहुत बड़े जो संकट से हम बच सके हैं इस वजह से। जी बहुत बहुत शुक्रिया तापस इस जानकारी के लिए। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, अफगानिस्तान के हिंदू कुश में इसका केंद्र रहा है और अफगानिस्तान में और आसपास के इलाकों में किस तरह के इससे जानमाल के नुकसान है उन खबरों के लिए इंतजार करना होगा। लेकिन इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज फिलहाल बढ़ते हैं आगे। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बनी बस्ती को तोड़ने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और कहा है कि यह एक मूलभूत मानवीय मुद्दा है, सबको सुनकर बीच का रास्ता निकालना चाहिए। यह मामला दरअसल हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की 29 एकड़ जमीन का है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बनफूलपुरा व गफूर बस्ती में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट अभी और सुनवाई करेगा।
सुनवाई कर रही बेंच ने रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फिलहाल हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा रहे हैं। हालांकि सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत कार्यवाही जारी रह सकती है। 1 महीने बाद 7 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के ऑर्डर को स्टे किया है, बट ये भी बोला है कि हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वो उसमें अभी जो स्टे हुआ है उसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन भी नहीं होगा किसी के तरफ से, चाहे वो रेलवे हो चाहे वो वहाँ पे जो लोग रह रहे हो, वो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। अगली तारीख जो है वो 7 फरवरी की दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, इस मामले में मानवीय एंगल जुड़ा है और रातों रात 50,000 लोग आखिर कैसे हटाए जा सकते हैं। इतने सारे लोग लंबे समय से वहां रह रहे हैं, उनका पुनर्वास तो जरूरी है। 7 दिन में ये लोग जमीन कैसे खाली करेंगे? अब उस जमीन पर कोई कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट नहीं होगा। हमने इस पूरी प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है, केवल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। 2 तरह के लोग हो सकते हैं, एक जिनका दावा बनता है, एक जिनका कोई दावा नहीं बनता। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो रेलवे की जमीन है। रेलवे विभाग का हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। जो भी कोर्ट का आदेश होगा हम उनके अनुसार आगे की कार्रवाई करेंगे। उस प्रकरण में हमने पहले ही कहा था, क्योंकि वो रेलवे की भूमि है और रेल विभाग माननीय हाई कोर्ट में और माननीय उच्च न्यायालय में जो भी उनका फैसला, जो भी उनका मुकदमा था वो चल रहा था। और राज्य सरकार की तरफ से हमने पहले ही कहा है कि जो भी न्यायालय का आदेश होगा हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे। उधर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान नाबालिग बच्चों के कथित इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है। NCPCR ने इस संबंध में नैनीताल के जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। बच्चों को इस प्रकार के प्रोटेस्ट में यूज करना गलत है। पहले भी इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज में बच्चों की जान गई है। बच्चों की जान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बच्चों की सुरक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए हम DM को कह रहे हैं कि अगर इनके माता पिता इनका ऐसा यूज़ कर रहे हैं तो माता पिता की प्रॉपर काउंसलिंग की जाए, बच्चों की काउंसलिंग की जाए। ज़रूरत पड़े तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की मदद लेके बच्चों को प्रॉपर प्रोटेक्शन दिया जाए। दरअसल हल्द्वानी के बनफूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की 29 एकड़ जमीन है। इस जमीन पर कई साल पहले कुछ लोगों ने कच्चे घर बना लिए थे। धीरे धीरे यहाँ पक्के मकान बन गए और धीरे धीरे बस्तियां बस्ती चली गई। नैनीताल हाईकोर्ट ने इन बस्तियों में बसे लोगों को हटाने का आदेश दिया था। रेलवे ने समाचार पत्रों के जरिए नोटिस जारी कर अतिक्रमणकारियों को हफ्ते के अंदर यानी 9 जनवरी तक कब्जा हटाने को कहा है। रेलवे और जिला प्रशासन ने ऐसा न करने पर मकानों को तोड़ने की चेतावनी दी। लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ वहां के रहने वाले लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली से विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। अन्य खबरों का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज नाइट। बुजुर्गों का शरीर शीघ्र ठंडा हो जाता है। शरीर का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड या कम हो जाने से उनको गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। ठंड में बाहर रहने पर या बेहद ठंडे कमरे में रहने से हाइपोथर्मिया हो सकता है। शीतलहर के दौरान 1 से ज्यादा गर्म कपड़े पहने। शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए सिर, गर्दन, हाथ और पैर पूर्ण रूप से ढके। बारिश या बर्फबारी हो तो वाटरप्रूफ जैकेट पहने। नम या गीले कपड़े तुरंत बदलें। गर्म पेय पीने से शरीर का जल स्तर और गर्मी बने रहते हैं। शराब मत पिएं। यदि आप अकेले रहते हैं तो पड़ोसी, परिवार और दोस्तों के संपर्क में रहें। अगर आप बेघर हैं तो सरकारी रैन बसेरों में जाएं। आपातकालीन स्थिति में 108 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर पर फोन करें या अस्पताल जाएं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी।
डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आइए देख लेते हैं कुछ अन्य खबरें। प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन 8 से 10 जनवरी के बीच इंदौर में होगा। 70 देशों से 3500 लोगों ने इसके लिए अपना पंजीकरण भी करा लिया है। 9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और इस बार के प्रवासी दिवस पर गुयाना के राष्ट्रपति होंगे मुख्य अतिथि। देश हर 2 साल में एक बार जनवरी में प्रवासी भारतीय दिवस मनाता है। कोविड के कारण पिछली बार प्रवासी भारतीय दिवस वर्चुअली मनाया गया, लेकिन इस बार कोविड का खतरा कम होने से प्रवासी भारतीय दिवस पूरी तैयारी के साथ हो रहा है। इस बार 8 से 10 जनवरी के बीच देश में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जा रहा है और इसके आयोजन की जगह है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। इसके लिए 70 देशों में 3500 लोगों ने पंजीकरण किया है। PBD theme this year has been the diaspora reliable partners for India's progress in Amrit Kaal। प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। So we have received enthusiastic response from diaspora for this convention with more than 3,500 registrations from nearly 70 different countries। प्रवासी भारतीय दिवस पर इस बार गुयाना के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। पहले दिन युवा प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होगा, जबकि दूसरे दिन यानी 9 तारीख को पीएम इसका उद्घाटन करेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के 5 पूर्ण सत्र होंगे, तो साथ ही G20 पर एक टाउन हॉल का आयोजन होगा। 4 सत्र कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में होंगे। स्वास्थ्य पर सत्र की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। सम्मेलन में 27 प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किए जाएंगे। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री गुयाना और सूरीनाम के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इस दौरान ऊर्जा, कृषि पर खास फोकस रहेगा। विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई और मसलों पर भी बात हुई। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और फ्रांस में गुरुवार को 36वीं सामरिक वार्ता हुई। भारतीय पक्ष का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया, जबकि फ्रांसीसी दल की अगुवाई वहां के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों के राजनयिक सलाहकार ने की। The two sides held discussions on a variety of issues, of course, including the current global security situation in the context of the conflict in Ukraine, regional security in the context of Afghanistan, counter-terrorism, cyber security, defense cooperation in the Indo-Pacific, besides other issues of mutual concern। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के मंत्री बिलावल भुट्टो के जम्मू कश्मीर को लेकर दिए गए बयान पर विदेश मंत्रालय ने फिर साफ किया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और अनुच्छेद 370 पूरी तरह से भारत के साथ साथ हमारे संविधान का मामला है। In specific, as Article 370, which also there's a reference to, I think, in some of the comments, social media, as we have said earlier, again, a number of times, these are entirely a matter of India, as well as our constitution, and it's a sovereign matter, so we do not see what is the locus on this, and such interference does not help at all। ओडिशा में 2 रूसी नागरिकों की मौत पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि जरूरी जांच की जा रही है। मेघना देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। त्रिपुरा में इस साल चुनाव होने हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा के दौरे में जन विश्वास यात्रा को आज हरी झंडी दिखाई और साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी सरकार ने राज्य में कम्युनिस्ट सरकार के द्वारा बनाए हिंसा के वातावरण को खत्म किया है। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर तैयार मिलेगा, इस बात का भी उन्होंने दावा किया। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का दूसरा नाम है भ्रष्टाचार, कमीशन और जातिवाद। त्रिपुरा में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह त्रिपुरा पहुंचे, भाजपा की जन विश्वास यात्रा को संबोधित किया। शाह ने पूर्ववर्ती कम्युनिस्ट सरकार की कारगुजारियों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कम्युनिस्ट सरकार द्वारा बना हिंसा का वातावरण खत्म हो गया है। कम्युनिस्टों ने त्रिपुरा को ड्रग्स और नशे का अड्डा बनाकर रखा था।
बांग्लादेशियों से घुसपैठियों के लिए दरवाजे खोले थे। भाजपा ने घुसपैठ और ड्रग्स को रोका, युवाओं को रोजगार की ओर ले जाने का काम किया। उन्होंने बताया कि राम मंदिर का भूमि पूजन पूरा कर मंदिर निर्माण शुरू कराया गया और अगले साल जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर तैयार मिलेगा। 2019 के चुनाव में पार्टी का अध्यक्ष था और राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, तो राहुल बाबा आरोप करते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। तो राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सबरूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार। केंद्रीय गृह मंत्री ने धर्मनगर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लगभग 3 दशक तक कम्युनिस्टों ने यहाँ शासन किया, लेकिन त्रिपुरा की समस्याओं का समाधान नहीं किया। उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य में अगली सरकार भी बीजेपी की बनने वाली है। फुटबॉल मैदान 3 सिंथेटिक और 1 टर्फ 20 करोड़ रुपए के लागत से हमने बनाए हैं और एक कम्युनिस्ट सरकार त्रिपुरा के सारे कर्मचारियों को 5वें वेतन आयोग में समेट कर बैठी थी। हमारे भाई विप्लव ने उनको 7वां वेतन आयोग देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह एक और जहां त्रिपुरा में पार्टी के कार्यक्रमों को धार दे रहे थे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक में संगठन के पैंच कसने में व्यस्त रहे। उन्होंने चित्रदुर्ग में कार्यकर्ता समावेश को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर दलित, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी ने सदा दलित, ट्राइबल, ओबीसी की उपेक्षा की है। 70 साल के राज में ट्राइबल के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? लेकिन ये अटल बिहारी वाजपेयी थे जो भारत के प्रधानमंत्री बने तो ट्राइबल मंत्रालय बना करके हमारे अनुसूचित जनजाति भाइयों के लिए, हमारे ट्राइबल भाइयों को मुख्य धारा में शामिल करने का और सामाजिक न्याय दिलाने का काम किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तुमकुरू में शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन को भी संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का दूसरा नाम भ्रष्टाचार, कमीशन और जातिवाद है। इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का तुमकुरू में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वह राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली में कंझावला केस गरमाया हुआ है और अब इस मामले में नया मोड़ आया है। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि 5 नहीं 7 मुजरिम हैं और इसे लेकर स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर सागरप्रीत हुड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पुलिस की 18 टीमें इस पर काम कर रही हैं। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ जारी है और पता लगा है कि 2 और लोग इस मामले में शामिल हैं। पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। और 18 टीम्स इसमें काम कर रही हैं और मल्टीपल जो टीम्स हैं वो सभी पहलुओं पर काम कर रही हैं और इसमें हम अभी तक क्राइम सीन को अच्छे से विजिट कर चुके हैं और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन हो चुका है और 5 एक्यूज्ड हमारी कस्टडी में हैं। उनका कस्टडी के दौरान इंटरोगेशन हो रहा है। उनका जो वर्जन है उसको कोराबरेट और कॉन्ट्राडिक्ट किया जा रहा है। उनके इंफॉर्मेशन के आधार पर नई जो क्लूज डेवलप हो रहे हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है और इसमें हमें अब तक जो सफलता मिली है उसमें ये है कि जो एक्यूज्ड हैं उनका जो वर्जन था उसमें कुछ हम कंट्राडिक्शन ला पाए हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और जो सीडीआर के आधार पर हमें ये पता लगा है कि इसमें 2 लोग और इन्वॉल्व थे और उनके लिए पुलिस अभी रेड कर रही है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। भारत में G20 की अध्यक्षता को लेकर तैयारियां जारी हैं।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर Y20 की बैठक की तैयारियों का जायजा लेने के लिए गुवाहाटी पहुंचे और IIT गुवाहाटी परिसर श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में आयोजन से जुड़े निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इसके बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय और राज्य के सरकारी अधिकारियों के साथ गुवाहाटी में Y20 से जुड़ी तैयारियों के लिए समीक्षा बैठक में शिरकत की और प्रगति के बारे में जानकारी ली। G20 की अध्यक्षता भारत को मिलना अपने आप में एक बड़ा गौरवशाली पल है और इस वर्ष में भारत जहां एक और आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं पर G20 की प्रेसिडेंसी के माध्यम से ये भी दिखाने का प्रयास है कि कैसे भारत एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, कैसे इस डेमोक्रेसी में भारत ने अलग अलग क्षेत्रों में शानदार काम किया है। एक Y20 का जो ग्रुप है यूथ के लिए, उसकी पहली मीटिंग का आयोजन 6 से 8 फरवरी 2023 गुवाहाटी में होने वाला है। तो उसके आयोजन को लेकर आज बैठक असम राज्य के अधिकारियों और केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ की गई। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज़ नेट। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और अब बात मौसम की। उत्तर भारत में जारी है सर्दी और शीतलहर का कहर। दिल्ली में ही सुबह पारा 3 डिग्री तक गिर गया और इसे सीजन की सबसे सर्द सुबह माना जा रहा है। और अगले 3 दिनों तक भी राजधानी में तेज सर्दी दिल्ली वासियों को परेशान करेगी। वहीं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में शीतलहर के साथ साथ कोहरे की समस्या भी देखी जा रही है, जिसका प्रभाव ट्रेनों की आवाजाही पर भी पड़ रहा है। दिल्ली NCR सहित पूरा उत्तर भारत कपकपाती ठंड की चपेट में है। गुरुवार सुबह दिल्ली के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया, जबकि बुधवार को 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को लोधी रोड में पारा 2.8 तक रिकॉर्ड किया गया। वहीं सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 दिनों तक सर्दी का सितम यूं ही बरकरार रहेगा। दिल्ली NCR में ठंड और घना कोहरा छाया रहेगा। रविवार से तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही पंजाब, उत्तरी राजस्थान, हरियाणा के कुछ हिस्सों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के उप हिमालयी क्षेत्रों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना व्यक्त की गई है, जबकि जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, असम और त्रिपुरा में हल्का कोहरा छाया रहेगा। कोहरे के कारण यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उत्तर रेलवे क्षेत्र में 12 से अधिक ट्रेनें देरी से चली और 2 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए कोहरे का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के सीकर में शीतलहर का प्रकोप जारी है। शहर में घना कोहरा छाया दिखा। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव तापते दिखे। हरियाणा के अंबाला में
गुरुवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम रही। पंजाब के लुधियाना और पठानकोट में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पूरा शहर घने कोहरे की चपेट में है। बठिंडा ने लगातार कोहरे की चादर ओढ़ रखी है। बढ़ती हुई ठंड के कारण बठिंडा में घना कोहरा देखने को मिला। बठिंडा में गुरुवार को पारा 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये जो धुंध है किसानों के लिए तो अच्छी है क्योंकि फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होती है, लेकिन ये जो रोजगार के लिए निकलते हैं लोग सुबह, जो साइकिल वगैरह पे जाते हैं, उनके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि वो लोग ना कहीं रिफ्लेक्टर वगैरह नहीं लगा के रखते अपने साइकिलों पे। मेरठ और कानपुर में भी कोहरे और ठंड के कारण लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में घने कोहरे और शीतलहर के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड की वजह से हालत खराब है, आदमी खड़ा नहीं हो पा रहा है और बर्फीली हवा भी चल रही है। काम करने में हाथ काम नहीं करते। बहुत ठंड है भाई, इतनी ठंड है हाथ पैर सुन रहता है, बहुत दिक्कत हो रही है। बिहार की राजधानी पटना में घने कोहरे के कारण दृश्यता का स्तर काफी कम हो गया है। लोगों को इसके कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी काफी कम दृश्यता रही। यहाँ लोगों का जनजीवन ठंड के कारण प्रभावित हुआ है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में 40 दिनों तक चलने वाले चिलाई कलान की खूबसूरती हर तरफ देखी जा सकती है। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक सुबह के समय जमी हुई डल झील को देखने के लिए खींचे चले आ रहे हैं। ब्यूरो इनपुट्स के साथ तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबर खेल जगत से। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के ओडिशा में होना है और इस टूर्नामेंट के सभी मैच भुवनेश्वर और राउरकेला में खेले जाएंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज राउरकेला में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम परिसर में विश्व कप गांव का उद्घाटन किया। विश्व कप गांव को रिकॉर्ड 9 महीने के अंदर ही तैयार किया गया है। विश्व कप गांव विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त है। इस गांव में 225 कमरे हैं। विश्व कप विलेज में हॉकी विश्व कप की टीमों के खिलाड़ी और अधिकारी रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ऐलान किया कि अगर भारतीय हॉकी टीम विश्व कप जीतती है तो वो टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 1-1 करोड़ रुपए का इनाम देंगे। और अब बात क्रिकेट की। भारत और पाकिस्तान की टीमें एशिया कप 2023 में एक बार फिर आमने सामने होंगी। दरअसल एशिया क्रिकेट काउंसिल ने 2023 के लिए कैलेंडर जारी किया है जिसमें भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है, जिसका सीधा सा मतलब है कि दोनों टीमें आपस में मुकाबला खेलेंगी। भारत और पाकिस्तान के ग्रुप में तीसरी टीम क्वालिफायर के जरिए तय होगी। आपको बता दें कि इस साल एशिया कप वनडे प्रारूप में खेला जाएगा। और रुकेंगे यहां एक और ब्रेक के लिए। पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद आइए अब हमारे आज की बड़ी खबर का ही एक बार फिर से रुख करते हैं, क्योंकि आज वाटर विजन एक्ट 2047 इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश के सामने भी रखा और इस पर
तमाम बिंदु भी सामने रखे कि कैसे जल संरक्षण और जल प्रबंधन के क्षेत्र में भारत अमृत काल में 2047 तक किन लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ेगा, ये पूरा रोड मैप अब सरकार ने सामने रख दिया है। और इसी से जुड़ा है हमारा आज का विशेष, और हमारा आज का विशेष कहता है जल सुरक्षित भारत का विजन। तो भारत किस तरीके से जल सुरक्षा के मसले पर आगे बढ़ेगा, तमाम चुनौतियां हैं हमारे देश के सामने, लेकिन अब हम आपके सामने ये भी तस्वीर उससे पहले रखना चाहेंगे कि किस तरीके से हमारे देश में जल प्रबंधन की आवश्यकता अन्य देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। वो इस वजह से क्योंकि आपके सामने इस तस्वीर को हम इस वक्त रखना चाहेंगे, अगर हम इन आंकड़ों पर नजर डालें जो ये दिखाता है कि किन मायनों में हमारा देश जरूरी है जल प्रबंधन के क्षेत्र में हमारे देश में कदम उठाना, क्योंकि अगर पूरे विश्व की बात करें तो हमारे पास मात्र 2.4% ही भौगोलिक क्षेत्र है, मात्र इतना ही भौगोलिक क्षेत्र है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो जहां 2.4% भौगोलिक क्षेत्र है, जमीन है, हमारे पास क्षेत्र है, वहीं हमारे पास विश्व की 18% जनसंख्या है, यानी 18% जनसंख्या, लेकिन विश्व का लगभग 2.4% ही भौगोलिक क्षेत्र है। और इसको अगर हम आगे बढ़कर देखें तो पाते हैं कि अगर हम जल की बात करते हैं तो जब ताजा जल संसाधन की बात करते हैं तो हमारे पास मात्र 4% ही विश्व का ताजा जल संसाधन हमारे देश के पास है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या लेकिन इतना सीमित जल संसाधन, इसलिए हमारे देश में जल को लेकर तमाम कदम उठाए जाने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम जल की उपलब्धता की तस्वीर भी आपके सामने रखें तो ये जिसको हम BCM में आंकते हैं यानी बिलियन क्यूबिक मीटर, तो आप देख सकते हैं कि 1137 BCM सभी स्रोत से, यानी जो प्रयोग किए जाने वाला पानी है सभी स्रोत का, वो हमारे पास 1137 BCM बिलियन क्यूबिक मीटर ही हमारे देश में है। वहीं आपके सामने हम रखते हैं कि किस प्रकार से हमारी मांग वक्त के साथ बढ़ सकती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस वक्त मौजूदा मांग है हमारी मात्र 813 BCM, लेकिन 2025 तक अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि ये मांग बढ़कर हो जाएगी 843, जो हमारी मांग और जो हमारे पास उपलब्ध है उसके बराबर है। लेकिन वहीं अगर आप देखते हैं तो हम पाते हैं कि 2050 तक ये मांग बढ़कर 1180 हो जाएगी। सभी स्रोत से जितना पानी उपलब्ध है उससे बहुत ज्यादा, इसीलिए वक्त रहते ही ये कदम उठाए जाने जरूरी हैं। अब आपके सामने ये भी तस्वीर रखना चाहेंगे कि क्या पहल सरकार के द्वारा अभी तक ही की जाती रही है जिसके आधार पर हम इस वाटर विजन एट 2047 को हासिल कर पाएंगे। जल संरक्षण की तमाम पहल पर नजर डालें तो जल जीवन मिशन हम सब जानते हैं 2024 तक सरकार ने लक्ष्य रखा है कि सभी ग्रामीण परिवारों तक हम घर पे नल से पेयजल पहुंचा देंगे। ये एक बात है जल जीवन मिशन, क्योंकि अगर हम इसी मिशन का विस्तार की भी बात करें तो हम पाते हैं कि इसके विस्तार की तस्वीर आपके सामने रखें तो 2019 की अगर हम बात करते हैं तो 2019 में हमारे पास मात्र 3.25 करोड़ के करीब परिवार थे जिनके पास पेयजल नल से जल था, जो 17% ही हमारे देश के कुल परिवारों का आंकड़ा है। वहीं हम 21 दिसंबर का आंकड़ा है ये, जिसमें आप देख सकते हैं कि 55% से ज्यादा परिवारों को कवर कर लिया गया है। 2019 से 2022 इस रफ्तार से सरकार काम कर रही है, ये आपके सामने आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा है। वहीं आप यहां देखेंगे तो 2024 जो हमारा लक्ष्य है, कुल परिवार कितने हैं 19 करोड़ 35 लाख, और लक्ष्य है हमारा 2024 तक हम ये 100% हासिल कर लेंगे, 55.5% तक हम पहुंच चुके हैं। तो ये तस्वीर है जो आपको दिखाती है जल जीवन मिशन कैसे ये भी काम कर रहा है। अन्य पहल की बात करें आपके सामने जल संरक्षण को लेकर तो अटल भूजल संरक्षण योजना, भूजल को लेकर प्रधानमंत्री ने आज बहुत बातें सामने रखी है, कई तथ्य सामने रखे हैं, भूजल प्रबंधन, भूजल रिचार्ज इत्यादि की बात की है। तो ये अटल भूजल संरक्षण योजना जो इस वक्त 5 सालों के लिए शुरू की गई थी ये, और इसमें 7 राज्य गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भूजल प्रबंधन में सुधार लाना, इस लक्ष्य से यह योजना काम कर रही है। 2020 में यह योजना शुरू हुई है, 2020-21 से लेकर 2024-25 तक अभी फिलहाल 5 सालों के लिए यह योजना काम कर रही है, जिसको बाद में बढ़ाया जा सकता है। जल संरक्षण की एक और पहल आपके सामने रखना चाहेंगे, राष्ट्रीय जल मिशन तमाम पहलुओं पर काम कर रहा है, जिनमें से एक है कैच द रेन, और इसका लोगो है बारिश के पानी का संरक्षण जहां भी संभव हो, जैसे भी संभव हो। तो रेन हार्वेस्टिंग एक शब्द जो हम आम सुनते रहते हैं, लेकिन इसको वाकई जमीन पर साकार किया जा रहा है इस योजना के माध्यम से। अगली पहल है मनरेगा।
आप सोचेंगे मनरेगा कैसे? दरअसल मनरेगा के तहत ही भू संचयन में जो भी सुधार किया जाना चाहिए, भंडारण किया जाना चाहिए जल का, इस पूरे तंत्र का, इकोसिस्टम का निर्माण मनरेगा के तहत तमाम वो कार्य किए जा रहे हैं, ताल इत्यादि बनवाए जा रहे हैं ताकि हम अपने जल संरक्षण और संरचना को मजबूत करके संरक्षण कर सके। जल शक्ति अभियान महत्वपूर्ण, क्योंकि देश में जल संरक्षण और जल सुरक्षा का एक व्यापक अभियान है ये, जो अलग अलग स्तर पर काम कर रहा है फिलहाल। और इसी के तहत हम बात करें आगे तो जल क्रांति अभियान भी चल रहा है देश में, क्योंकि ब्लॉक स्तर पर जल संरक्षण योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए जन क्रांति एक तरीके से लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये पूरी एक तस्वीर जो हमने आपके सामने रखी, जो ये दिखाती है कि किस तरीके से भारत, जो हमारा विशेष है इसी से जुड़ा हुआ, जो आपके सामने हमने रखा कि कैसे भारत जल सुरक्षित भारत का विजन लेकर भारत आगे बढ़ रहा है। और हमारे आज का विशेष जो जल सुरक्षित भारत की सोच को रख रहा है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे विशेष मेहमान अविनाश मिश्रा जी, जो एडवाइजर हैं वाटर एंड लैंड रिसोर्सेज नीति आयोग से। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अविनाश जी, हम जानते हैं कि नीति आयोग किस तरीके से नीतिगत स्तर पर निर्णय लेता है और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ काम करता है। तो ऐसे में जब हम वाटर विजन है 2047, जिसकी आज बात प्रधानमंत्री ने की और जो हमारे सामने आज आया, क्या रहेगा इसका रोड मैप और कौन सी ऐसी वो बड़ी तस्वीर है 2047 तक की जिसको हासिल किया जाएगा इस विजन के माध्यम से? जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि विकसित भारत के लिए हमें अपनी इकोनॉमी है उसको ग्रो कराना है। $5 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन एंड बाय 2047 इट विल बी $20 ट्रिलियन। व्हेन जब ये इकोनॉमी हमको जनरेट करना है, इस लेवल पर जाना है, तो उसके लिए जल का संरक्षण और जल का प्रबंधन बहुत आवश्यक है। क्योंकि आप जानते हैं फूड सिक्योरिटी, वी आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड नाउ फ्रॉम 2023। सबकी फूड सिक्योरिटी है, हमको बहुत सारा प्रोडक्शन करना है, मैन्युफैक्चरिंग में पानी की जरूरत है, हमारा रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, वहाँ जरूरत है। जहाँ तक सरकार के इन्वेस्टमेंट का सवाल है, 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी हम लोगों ने किया हुआ है, जिसमें कि जल जीवन मिशन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है और अटल भूजल, ये सब उसी का पार्ट है। आप देखेंगे कि हमारा जो भूगर्भ है, मतलब भूजल का दोहन, वो बहुत ज्यादा हो रहा है। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है कि जैसे कि पीपल्स पार्टिसिपेशन चाहिए होगा, जिसमें लोगों का सबका एक्चुअली सब साथ मिलके वो काम करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे, पीजोमीटर्स लगाएंगे और देखेंगे कि जितना हम वर्षा जल से हम उसको रिचार्ज कर रहे हैं, हम उतना ही दोहन करें। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम वाटर का प्रबंधन करें, ग्राउंड वाटर का करें, सस्टेनेबिलिटी। अविनाश जी, आपने जन भागीदारी की बात की और जाहिर है कि जन भागीदारी की, जो कि स्वच्छता आंदोलन हमारे सामने एक बहुत बड़ा सफल उदाहरण है कि किस तरीके से जन भागीदारी के जरिए हम अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। तो क्या हमने कोई ऐसा रोड मैप भी रखा है कि जन भागीदारी भी किस किस स्तर पर, किन किन के साथ, किन किन लक्ष्यों के साथ, जैसे दक्षता, जल दक्षता की बात करें, एफिशिएंसी ऑफ यूज ऑफ वाटर की बात करते हैं, तो वही हमारा एक लक्ष्य है कि 70% तक हम हासिल करना है। तो इस तरीके से किन लक्ष्यों के साथ हम जन भागीदारी के किन आयाम को साथ लेकर चलना चाहते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया, उसके बाद अब ब्लॉक लेवल तक डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, उसके बाद इस लेवल तक हम लोग जा रहे हैं कि विलेज वाटर बजटिंग होगा, उसमें विलेज लेवल पर किस तरह से दक्षता, सफिशिएंट वाटर की का प्रोविजन होगा, वो हम करेंगे। और वैसे भी जो 10 लाख करोड़ का हमारा इन्वेस्टमेंट, जो अभी तक का शायद सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है जल के क्षेत्र में हम कर रहे हैं, उसमें हमें उसकी सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है। और सस्टेनेबिलिटी आपको पता है कि जन भागीदारी से आएगी। सबको समझना पड़ेगा कि ये जल है और ये बहुत प्रेशियस है। हमारा जो ट्रेडिशनल वाटर रिसोर्सेज का सिस्टम है, जिसमें कि ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज हैं जो मनरेगा से बना रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने हर डिस्ट्रिक्ट में अमृत सरोवर की बात करी है, 75 अमृत सरोवर बनाएंगे, तो ये सब है। तो मैंने जैसे आपको कहा कि इस समय जो विजन है हर स्टेट का,
और स्टेट के मिनिस्टर्स आए हैं, उन्होंने अपने स्टेट का विजन रखा कि वो इतना कंट्रीब्यूट करेंगे जीडीपी कंट्रीब्यूशन में, और उसके लिए उनको किस तरह से चाहिए होगा, कितना पानी इरिगेशन के लिए चाहिए, कितना पानी ड्रिंकिंग के लिए चाहिए, और कितना पानी मैन्युफैक्चरिंग कमर्शियल। यानी अविनाश, एक बहुत दूरगामी सोच और लक्ष्य के साथ सरकार काम कर रही है। 75 अमृत सरोवर आपने कहा, जिसमें से 25 तो बन भी चुके हैं। लेकिन एक और बड़ी बात, क्योंकि एक ये सर्कुलर इकोनॉमी जो शब्द है, ये हम देख रहे हैं सभी देश सभी क्षेत्रों में इसको आगे लेकर जाना चाहते हैं। जल के क्षेत्र में भी हम सर्कुलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि रीयूज किया जाए, है ना, रीयूज किया जाए। तो ट्रीटेड वेस्ट वाटर रीयूज, राइट, अभी तक आप देखेंगे ट्रीटेड वेस्ट वाटर रीयूज अभी तक बहुत कम है, और जो है वो बहुत ही कम सीमित क्षेत्र में है, जिसमें कि हम हॉर्टिकल्चर का इरिगेशन, लेकिन पेरी अर्बन एरिया का इरिगेशन और डोल पाइप सिस्टम इन द अर्बन एरिया और बहुत से इंडस्ट्रियल यूजेस है, वो सब हम करेंगे। और उस सब के लिए सारे राज्यों के जल संसाधन मंत्री इस चीज के लिए प्रतिबद्ध थे कि वो इस सब कार्य को करेंगे। जी, जब हम बात करते हैं जल शक्ति मिशन की, हम बात करते हैं जल जीवन मिशन की बात करते हैं, तो ये भी एक उदाहरण है जो दिखाता है कि सरकार किसी भी स्तर तक जा सकती है, लक्ष्य हासिल किए जाने जरूरी हैं, हर प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन 2024 100% ग्रामीण परिवार, लेकिन उसके आगे 2030 के लक्ष्य है, उसके आगे 2047 के भी लक्ष्य हैं। ये टाइमलाइन किस तरीके से इस पेयजल, स्वच्छ पेयजल के मिशन को आगे बढ़ाएगी? स्वच्छ पेयजल तो हम लोग 2024 तक पूरा कर लेंगे। और जहां तक आप हमारे कमिटमेंट का सवाल है, आप देखेंगे कि लद्दाख जहां की -10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, तब भी हम फ्लोइंग वाटर दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कमिटेड है। और हमने ग्राउंड के नीचे पाइपलाइन डाल के और किसी भी तरह सोलर से उसको हीट भी करते हैं कई बार, और हम पानी दे रहे हैं। तो हम कमिटेड हैं 2024 तक 100% पाइप्ड वाटर सप्लाई हर घर में देंगे। जी अविनाश जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अभी तक जानकारी दी है, लेकिन अब इसमें मैं भूजल को भी जोड़ना चाहती हूं, क्योंकि गिरता हुआ भूजल खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आज पीएम ने इस बात को जरूर सामने रखा कि भूजल प्रबंधन और भूजल रिचार्ज दोनों किए जाने जरूरी हैं। क्या हम ये मान सकते हैं कि एक समन्वित प्रयास जिनकी बात आप कर चुके हैं, उन सबके जरिए हम इसको भी हासिल कर पाएंगे? बिल्कुल, भूजल एक ऐसी चीज है कि जो हमें दिखता नहीं है, उसके लिए पीजोमीटर्स आते हैं जो कि लगाने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारा भूजल कितना गिरा और कितना रिचार्ज के बाद बढ़ा। तो जब समन्वित प्रयास होगा, सब लोग देखेंगे कि वर्षा के बाद इतना पानी अवेलेबल है, वो उतना ही यूज करेंगे। सो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वहां पर चाहिए होगा, और वो निश्चित रूप से होगा। और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अटल भूजल योजना में ये एक मुख्य मुद्दा है। आज चूंकि जो ये आज सम्मेलन हुआ है, ये देश का पहला ऐसा सम्मेलन है जहां जल मंत्री विभिन्न राज्यों के सब एकत्रित हुए और इस सोच पर मंथन करते नजर आएंगे। तो ऐसे में राज्यों का सहयोग और विभिन्न राज्यों में अभी तक जिस तरीके का ढांचा बना है सहयोग का केंद्र और राज्य के बीच में, उन सबके मद्देनजर आप चुनौती को कैसे देखते हैं? देखिए, सारे राज्य तैयार हैं, उन लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और इसमें सब एक राजनीति से परे होके उन्होंने आगे बढ़े हैं। सब राज्य आगे आए हैं, कोई क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। देखिए, पानी एक बेसिक नीड है और सब उसके लिए तैयार है, जो कि कृषि के लिए चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए, जो आपके जीडीपी को डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहा है। तो उसके लिए राज्यों ने बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़कर, बड़े आगे बढ़कर पूरा कंजर्वेशन मैनेजमेंट कैसा होगा उसके लिए आगे बढ़े। जी अविनाश जी, ये जो पूरा वाटर विजन है 2047 सामने रखा गया है, इसमें आखिरी चैप्टर एक रखा गया है कचरा प्रबंधन का भी। किन मायनों में ये भी महत्वपूर्ण है इस विजन से जुड़ते हुए? देखिए, ऐसा है कि जैसे सॉलिड वेस्ट है वो लीच आउट होता है और ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करता है, तो कचरा प्रबंधन बहुत जरूरी है। और ये एक मुख्य मुद्दा है, क्योंकि बहुत सी जगह पर जो ग्राउंड वाटर का कंटेमिनेशन हो रहा है, जो क्वालिटी अफेक्ट हो रही है, वो कचरा प्रबंधन से दूर हो सकता है। और कचरा प्रबंधन हम करेंगे और उसको भी उसके साथ साथ एड्रेस करेंगे। जी अविनाश जी, उम्मीद करते हैं कि जिस सोच के साथ इस विजन को सामने रखा गया है, देश सरकार, प्रशासन, राज्य सब मिलकर उसको साकार करने में जुट जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू।
और आइए अब आपको छोड़े जा रहे हैं देश से जुड़ी कुछ अन्य खबरों के साथ, और इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद नडेला ने कहा कि भारत डिजिटल सेक्टर में जबरदस्त काम कर रहा है। दुनिया के किसी और देश में डिजिटल को लेकर इतना उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक कंपनी बाहरी देशों में अपने प्रोडक्ट्स बनाती थी और भारत में बेचती थी, लेकिन अब कंपनी भारत में प्रोडक्ट्स बनाकर उसे ग्लोबल लेवल पर बेचती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 2 दिवसीय दौरे पर है। पोर्ट ब्लेयर पहुंचने पर सेना ने रक्षा मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। रक्षा मंत्री ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तैनात रक्षा कर्मियों को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि गलवान में हमारे जवानों ने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया। बाहर कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन मैं जानता हूं कि कदम कदम पर क्या हुआ। मैंने रिपोर्ट प्राप्त की और सैनिकों से बात की कि उन्होंने भारत चीन गतिरोध में कैसे भाग लिया। इसके बाद रक्षा मंत्री ने पोर्ट ब्लेयर में अंडमान और निकोबार कमान में जवानों के साथ बातचीत की और रात्रि भोज भी किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कर्नाटक की अपनी यात्रा के दौरान बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे की प्रगति का निरीक्षण किया। 262 किलोमीटर लंबे बेंगलुरु चेन्नई 8 लेन एक्सप्रेसवे का लक्ष्य यात्रा के समय को लगभग 7 घंटे से घटाकर 3 घंटे से कम करना है। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 26 नए ग्रीन एक्सप्रेसवे में से एक है। एक्सप्रेसवे को 16,730 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया था। इसकी आधारशिला मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को ओडिशा में 5G इंटरनेट सेवाओं की। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। अश्विनी वैष्णव ने धर्मेंद्र प्रधान के साथ भुवनेश्वर में शिक्षा अनुसंधान डीम्ड यूनिवर्सिटी के कैंपस 2 ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम के दौरान सेवाओं का उद्घाटन किया। 5G इंटरनेट सेवाएं शुरू में भुवनेश्वर, कटक और राज्य के अन्य बड़े शहरों में उपलब्ध होगी। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में अपनी रिपोर्ट जारी की है। मंत्रालय का कहना है कि कभी आतंकियों का स्थल माने जाने वाला जम्मू कश्मीर अब पर्यटकों का स्थल बन गया है। 2022 में 22 लाख सैलानियों ने केंद्र शासित प्रदेश का दौरा किया, जो पिछले सर्वाधिक आंकड़े से लगभग 4 गुना अधिक है। घाटी में आतंकी घटनाओं में भी कमी आई है, मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी है। गृह मंत्रालय ने वर्षांत समीक्षा 2022 के अनुसार जम्मू कश्मीर में 2018 में आतंकी घटनाओं की संख्या 417 थी, जो 2021 में यह संख्या घटकर 229 रह गई है।